ऑर्गेनिक केमिस्ट्री ये केमिस्ट्री का एक पार्ट होता है। अब इस केमिस्ट्री के 4 पार्ट होते हैं। एक जनरल केमिस्ट्री जिसको सामान्य रसायन बोलते हैं, दूसरा इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री जिसको अकार्बनिक रसायन बोलते हैं, तीसरा फिजिकल केमिस्ट्री जिसको भौतिकी रसायन बोलते हैं, और चौथा होता है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जिसको कार्बनिक रसायन बोलते हैं। तो ये जो पोर्शन है आपका पीरियाडिक टेबल वो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री या अकार्बनिक रसायन का एक टॉपिक है, ठीक है। और इस टॉपिक यानी इस पीरियाडिक टेबल को या आवर्त सारणी को सर्वप्रथम जिनको फादर ऑफ केमिस्ट्री या रसायन विज्ञान के जन्मदाता बोलते हैं, वो लेवोसियर ने सबसे पहले इस पीरियाडिक टेबल की खोज की थी। और इन्होंने क्या किया था कि इस पीरियाडिक टेबल को बांटा था। अब सबसे पहले हम ये समझेंगे कि पीरियाडिक टेबल होता क्या है। तो पीरियाडिक टेबल को जब इन्होंने परिभाषित किया तो लिखा था कि सभी ज्ञात तत्वों को उनके गुणों के आधार पर इस प्रकार से सारणीबद्ध करना है कि उनके सभी गुणधर्म समान हो, अर्थात सभी समान गुणों वाले तत्वों को एक वर्ग में और जो भिन्न भिन्न गुण वाले तत्व होंगे उनको भिन्न भिन्न वर्गों में बांटा जाएगा। इसके लिए सर्वप्रथम मोजले ने अपना एक नियम दिया जिसको लेवोसियर का सिद्धांत या लेवोसियर का वर्गीकरण, यानी इन्होंने अपना एक क्लासिफिकेशन किया और इसके आधार पे तत्वों को इन्होंने धातुओं और अधातुओं के आधार पे एक सारणी बनाई। अब इस धातुओं और अधातुओं के आधार पे सारणी में इन्होंने बताया कि लेवोसियर ने सर्वप्रथम तत्वों को धातु और अधातु के आधार पे जब वर्गीकृत किया तो जितनी धातुएं थी उनको आवर्त सारणी में बिल्कुल बाईं ओर रखा और जितनी अधातुएं थी उनको आवर्त सारणी में बिल्कुल दाहिनी ओर रखा। इसके बाद इन्होंने जब अपना पहला कंसेप्ट दिया तो इन्होंने लिखा कि लेवोसियर ने कहा कि तत्वों को धातुओं और अधातुओं के आधार पर बांटा गया। अब धातु क्या होते हैं, तो धातु वे तत्व होते हैं जो इलेक्ट्रॉनों को त्याग करके धनायन बनाने की प्रवृत्ति रखते हैं, अर्थात जिनमें इलेक्ट्रॉनों को त्यागने का गुण पाया जाता है, ठीक है। अब जैसे सोडियम जो है ये एक इलेक्ट्रॉन का त्याग करके अपने ऊपर एक धनायन बनाता है, अतः सोडियम धातु है। ऐसे ही मैग्नीशियम 2 इलेक्ट्रॉनों का त्याग करके 2 धनायन बनाता है तो मैग्नीशियम भी धातु है। पोटेशियम भी एक इलेक्ट्रॉन का त्याग करके एक धनायन बनाता है तो ये भी धातु है। एल्युमिनियम भी 3 इलेक्ट्रॉनों का त्याग करके 3 धनायन बनाता है तो ये भी धातु है। अब इसमें हम देखेंगे तो सोडियम जो है एक इलेक्ट्रॉन का त्याग करके एक धनायन बनाता है, यहाँ पे पोटेशियम भी एक इलेक्ट्रॉन का त्याग करके एक धनायन बनाता है। तो अगर इनके अनुसार लेवोसियर के वर्गीकरण के अनुसार पीरियाडिक टेबल बनाया जाए तो ये दोनों एलिमेंटों को हम प्रथम समूह में रखेंगे क्योंकि दोनों के गुणधर्म समान हैं, दोनों के दोनों एक इलेक्ट्रॉन का त्याग करके एक धनायन बनाते हैं। ऐसे ही मैग्नीशियम को देखा जाए तो मैग्नीशियम 2 इलेक्ट्रॉनों का त्याग करता है तो इसको दूसरे समूह में रखेंगे। एल्युमिनियम 3 इलेक्ट्रॉनों का त्याग करता है तो इसको तीसरे समूह में रखेंगे। अब चूंकि ये धातु इलेक्ट्रॉनों का त्याग कर धनायन बनाते हैं तो अतः इन तीनों को क्रमशः प्रथम समूह के धातु, द्वितीय समूह के धातु और तृतीय समूह के धातु में रखेंगे। अब ये क्यों ऐसा करते हैं, कोई भी एलिमेंट एक इलेक्ट्रॉन का त्याग करता है, 2 इलेक्ट्रॉन का त्याग करता है, 3 इलेक्ट्रॉन का त्याग करता है, क्यों ये समान इलेक्ट्रॉनों का त्याग क्यों नहीं कर सकते हैं? तो इसका अगर आपको रीजन देखना है तो ऑक्टाहेड्रल कंसेप्ट के अनुसार, जिसको हम अष्टक नियम कहते हैं या अष्टक का सिद्धांत कहते हैं, इनके अनुसार इन्होंने बताया कि प्रत्येक तत्व जो है अस्थायित्व को प्राप्त करने के लिए अपने बाहरी कक्षा में या अपने अंतिम कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन रखने की प्रवृत्ति रखते हैं, यानी 8 इलेक्ट्रॉन रखना चाहते हैं। अब इसके लिए ये क्या करते हैं, तो या तो इलेक्ट्रॉनों का त्याग करते हैं नहीं तो इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करते हैं। अब कोई भी एलिमेंट जो है अधिकतम 4 इलेक्ट्रॉनों का त्याग कर सकता है या 4 इलेक्ट्रॉन को ग्रहण कर सकता है, ठीक है। इस आधार पे जो जितने इलेक्ट्रॉन का त्याग करता है उसको उस समूह का एलिमेंट मानते हैं, ठीक है। अब आते हैं अधातु के बारे में, यानी नॉन मेटल क्या है, तो अधातु वे तत्व होते हैं जो इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करने की प्रवृत्ति रखते हैं, अर्थात वे तत्व जो इलेक्ट्रॉन को ग्रहण कर ऋणायन बनाने की प्रवृत्ति रखते हैं अधातु कहलाते हैं। जैसे फ्लोरीन जो है एक इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करके अपने ऊपर एक ऋण आवेश लाता है, अतः फ्लोरीन अधातु है। क्लोरीन भी एक इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करके एक अपने ऊपर ऋण आवेश लाता है, अतः यह भी अधातु है। ऐसे ही सल्फर 2 इलेक्ट्रॉन का त्याग करके 2 ऋणायन बनाता है, अतः यह भी अधातु है। वहीं पे नाइट्रोजन 3 इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करके 3 ऋणायन बनाता है, ये भी अधातु है। कार्बन 4 इलेक्ट्रॉनों को
4 इरान बनता है, अतः ये भी अधातु है। अब आते हैं, अब इसके बाद बताया जाएगा लेवोसियर के दोष। अब आते हैं लेवोसियर के दोष या उसकी सीमाएं। इसके दोष क्या हैं? तो जैसे जैसे तत्वों की संख्या बढ़ती गई वैसे वैसे तत्वों के वर्गीकरण के अध्ययन में समस्याएं उत्पन्न होती गई। इनमें कुछ तत्व ऐसे थे जिनमें धातु व अधातु दोनों के गुण पाए गए, जिनको जो उपधातु कहलाए, परंतु लेवोसियर यह निश्चित नहीं करता है कि उपधातुओं को कहाँ रखा जाए। अतः इनकी जो पीरियाडिक टेबल थी यानी इनका जो आवर्त सारणी था वो गलत माना गया। अब आते हैं उसी में, यदि हम धातु अधातु व उपधातुओं को देखें तो उसके लिए एक अलग से कंसेप्ट बनाया गया जिसको मॉडर्न कंसेप्ट कहते हैं या इलेक्ट्रॉनिक कंसेप्ट ऑफ मेटल, नॉन मेटल एंड मेटलॉय, अर्थात धातु अधातु व उपधातुओं की इलेक्ट्रॉनिक अवधारणा। अब ये धातु अधातु व उपधातुओं की इलेक्ट्रॉनिक अवधारणा क्या है? अर्थात इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के संदर्भ में तत्वों को धातुओं के आधार पे, अधातुओं के आधार पे व उपधातुओं के आधार पे बांटा गया, जिनमें सबसे पहले बोरबरी का कंसेप्ट आता है। बोरबरी के कंसेप्ट में आपको बताया गया होगा कि जिन तत्वों, कोई भी जो एलिमेंट होते हैं वे एलिमेंट, उन एलिमेंटों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2n² के अनुसार भरा जाता है। 2n², जहाँ n उस इलेक्ट्रॉनों की क्रम संख्या होती है, अर्थात उसकी कक्षा की क्रम संख्या होती है। अब उनके अनुसार जब देखा जाए तो जिन तत्वों की अंतिम कक्षा यानी बाहरी कक्षा में 1, 2 व 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं वे धातु कहलाए। जैसे सोडियम का अगर इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हम बोरबरी नियम से बने तो पहली कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरी में 8 और अंतिम में 1 इलेक्ट्रॉन। अतः सोडियम के बाहरी कक्षा में 1 इलेक्ट्रॉन। फिर ऐसे मैग्नीशियम का भरे तो परमाणु ये 12 इसका परमाणु क्रमांक, पहली कक्षा में 2, दूसरी में 8, अंतिम कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन। पुनः ऐसे ही कैल्शियम का भरे तो 2, 8, 8, अंतिम में 2। एल्युमिनियम का भरे तो 2, 8, 3। अर्थात जिन तत्वों की बाहरी कक्षा में 1, 2 या 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं वे सब मेटल यानी धातु कहलाते हैं। फिर दूसरा इनका कंसेप्ट था कि जिन तत्वों की बाहरी कक्षा में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं वे उपधातु कहलाए। जैसे सिलिकॉन, इसका परमाणु क्रमांक 14 होता है, इसकी पहली कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरी में 8, अंतिम कक्षा में 4 इलेक्ट्रॉन है, अतः यह एक उपधातु है। परंतु वही पे यदि हम कार्बन का लिखें तो कार्बन का परमाणु क्रमांक 6 होता है, पहली कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरी कक्षा में 4 इलेक्ट्रॉन, अर्थात अंतिम कक्षा में इसके 4 इलेक्ट्रॉन है। तो नियमानुसार देखा जाए तो यह भी एक उपधातु होना चाहिए, परंतु ऐसा नहीं है, यह एक अधातु है क्योंकि ये अष्टक नियम के अनुसार केवल इलेक्ट्रॉन को ग्रहण कर सकती है, न कि त्याग सकती है। अतः इसके बाहरी कक्षा में 4 इलेक्ट्रॉन होते हुए भी यह एक अधातु तत्व है। जबकि सिलिकॉन जो है ये अष्टक नियम के अनुसार इलेक्ट्रॉन को त्याग भी सकती है और ग्रहण भी कर सकती है। अतः इनमें धातु और अधातु दोनों का गुण पाया जाता है, जिसके फलस्वरूप ये उपधातु है। नोट में देखिए, हम अभी बताए हैं कि जिन तत्वों की बाहरी कक्षा में 1, 2, 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं वो धातु कहलाते हैं, परंतु हाइड्रोजन एक ऐसा तत्व है जो इलेक्ट्रॉनों का त्याग भी करता है, इलेक्ट्रॉन को ग्रहण भी करता है, तो इसे भी नियमानुसार उपधातुओं की श्रेणी में रखा जा सकता है, क्योंकि अष्टक के नियमानुसार जो तत्व इलेक्ट्रॉनों को त्यागते हैं या इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करते हैं, दोनों कार्य करते हैं, उनको उपधातु कहा जाता है। परंतु ये इलेक्ट्रॉनों का त्याग और ग्रहण दोनों तो करता है, परंतु हाइड्रोजन जो है इसको अधातु माना गया है और धातुओं की श्रेणी में रखा गया है। अब तीसरा इसका कंसेप्ट क्या है? तो जिन तत्वों की अंतिम कक्षा में 5, 6 और 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं वे अधातु कहलाते हैं। जैसे ऑक्सीजन, इसका परमाणु क्रमांक 8 होता है, पहली कक्षा में 2, दूसरी कक्षा में 6 इलेक्ट्रॉन, अतः इसके बाहरी कक्षा में 6 इलेक्ट्रॉन है तो ये अधातु माना जाएगा। वैसे ही नाइट्रोजन, इसका परमाणु क्रमांक 7 होता है, पहले में 2, अंतिम में 5 इलेक्ट्रॉन। फिर ऐसे फ्लोरीन का देखेंगे तो परमाणु क्रमांक 9 होता है, पहले में 2, अंतिम में 7 इलेक्ट्रॉन। अर्थात जिन तत्वों की बाहरी कक्षा में 5, 6, 7 इलेक्ट्रॉन वे अधातु। ऐसे ही देखें तो फास्फोरस परमाणु क्रमांक 15 होता है, पहली कक्षा में 2, दूसरी में 8, अंतिम में 5 इलेक्ट्रॉन। ऐसे ही सल्फर का देखेंगे तो 2, 8, 6। क्लोरीन का देखेंगे तो परमाणु क्रमांक 17 होता है, पहले में 2, दूसरे में 8, अंतिम में 7। अर्थात 3 तत्वों के भी अंतिम कक्षाओं में 5, 6 और 7 इलेक्ट्रॉन है, अतः यह भी अधातु है।
अब जिन तत्वों की अंतिम कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं वे नोबल गैस या अक्रिय गैसों की श्रेणी में आते हैं। जैसे नियान का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास भारत परमाणु क्रमांक 10 होता है, पहली कक्षा में 2, अंतिम कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन। ऐसे आर्गन का भारत परमाणु क्रमांक 18 होता है, पहले में 2, दूसरे में 8, अंतिम में भी 8। फिर क्रिप्टॉन का भारत पहले में 2, दूसरे में 8, तीसरे में 18, चौथे में 8। अतः इन सबके अंतिम कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन हैं, जिसके फलस्वरूप इनको अक्रिय गैस या नोबल गैसों की श्रेणी में रखा गया है। और परंतु हीलियम के बाहरी कक्षा में यानी अंतिम कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन होता है, ठीक है, जिसके फलस्वरूप ये धातुओं की श्रेणी में रखा जाना चाहिए, परंतु ये अक्रिय गैसों की श्रेणी में रखा गया है क्योंकि ये अक्रियाशील होता है, ठीक है, जो यौगिक न बना करके केवल मिश्रण